हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी अच्छे होंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से एक सीरीज को लेकर चले थे जो इकोनॉमिक के बारे में था, जो अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है। तो हम लोग इकोनॉमिक के बारे में इंडियन इकोनॉमी हम लोग पढ़ चुके थे। इंडियन इकोनॉमी हम लोगों ने कल समाप्त कर चुका था, उसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग ले चुका था। ठीक, तो आज हम बात करेंगे आर्थिक समृद्धि और विकास के बारे में, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूंगा, जो आपको थोड़ा बहुत तो ये जानकारी प्राप्त करना ही चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको एग्जाम में ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म रूप से पूछता है। 2 तो आपसे कन्फर्म रूप से पूछेगा, ये क्वेश्चन एकदम अपने गार्ड बांध के रख लीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। फर्स्ट, इसमें कुछ अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहा है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है, किसी अर्थव्यवस्था के होने वाला एकमात्र परिवर्तन आर्थिक समृद्धि कहलाता है। जैसे मान लीजिए किसी भी देश का इकोनॉमिक्स में जो परिवर्तन आता है, ठीक, उसी को हम लोग मात्रात्मक परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक समृद्धि बोलते हैं। आर्थिक समृद्धि कहलाता है जिसको हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं। ठीक, प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी वृद्धि क्या क्या दर्शाती है, तो वो दर्शाती है आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कह रहा है इसके बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। सबसे पहले यह कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट, यदि किसी देश की पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा हो तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आर्थिक समृद्धि यूँ अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी उस अर्थव्यवस्था में। ठीक है, यहाँ पे नीचे लाइन पॉइंट वाला क्या कह रहा है, किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है। तो सबसे उपयुक्त मापदंड की बात की जाती है इसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को माना जाता है। ठीक, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक समृद्धि दर 9.6% 2006 और 7 में प्राप्त की गई थी। ठीक है, यहाँ पे कुछ और टॉपिक बचे हैं जिनको हम बात करते हैं, जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में बचत, सेविंग और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर होने का मुख्य कारण क्या होता है। तो पूंजी उत्पादन अनुपात का अधिकतम होना ही उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समृद्धि दर कम होना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार 2021 और 22 में भारत समृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है। तो IMF के द्वारा भारत में आर्थिक समृद्धि वृद्धि जो है वो 11.5% रहना है। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था होने के मात्रात्मक गुणात्मक परिवर्तन आर्थिक विकास कहते हैं और इसे सामाजिक मूल्य निहित होते हैं। जैसे किसी भी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक एवं परिवर्तन को आर्थिक विकास कहते हैं, इसे ही हम सामाजिक मूल्य निहित होता है इसको हम लोग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है मुख्य संकेतक क्या है। जैसे मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन, ये सब कहे जाते हैं आर्थिक विकास के रूप में। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जैसे आर्थििक उदारीकरण की नीति लागू होने के पश्चात किस वर्ष आर्थिक विकास दर सर्वाधिक हो रही है। तो 2006 और 7 9.6%। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में अधिक विकास दर सबसे कम रही। तो कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें आर्थिक विकास दर सबसे कम रही थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको याद करना चाहिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें विकास दर थी सबसे कम थी। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक 7.8% रही। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें ये 7.8% रही थी। ठीक, सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम लोग GDP की बात करते हैं, तो परिवर्तन दर क्या कहलाती है। तो उसको हम लोग कहते हैं आर्थिक विकास की दर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक विकास की दर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, जैसे जीवन में भौतिक गुणात्मक सूचकांक जैसे फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेस PQLI क्या प्रतिपादन किया था, किसने किया था। तो मॉरिस ने सन 1976 ने किया था। ठीक है, वर्ष 1970 में आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम बेसिक नीड्स अप्रोचेस दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो किया गया था विश्व बैंक के द्वारा किया गया था। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, आर्थिक विकास के मापन हेतु कार्य शक्ति समता विधि में
कार्य क्षमता विधि में पीपीपी के प्रतिपादन किसके ने किया था? तो जी.आर. कैसल ने किया था। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। विश्व बैंक के अनुसार क्रय शक्ति क्षमता परचेजिंग पावर पैरिटी पीपी के आधार पर चीन संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। जैसे वर्ष 2020 में जारी अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम ICP के अनुसार पीपी के आधार पर विश्व जीडीपी में भारत का भागीदार कितने प्रतिशत है? तो 6.7% है, जो भारत में विश्व का आर्थिक रूप से में जो जीडीपी का मतलब ग्रोथ है वो 6.7% भागीदारी माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? भारतीय मानव विकास प्रति व्यक्ति वेतन प्रति वर्ष गांव सिंपल में सर्वाधिक क्या जानकारी प्रदान करता है? तो आधिकारिक सूचना, सूखा साधन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के संबंधित सूचकांक को जारी किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। जैसे आपको किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा वर्ष 1990 से मानव किस विकास सूचकांक इंडेक्स में रहा है? तो वो रहा है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अनुसार रहा है। ठीक है, अब UNDP के बारे में इसी को हम लोग न्यूज़ चैनलों पे सुनते हैं तो सबसे ज़्यादा मतलब हम लोग को आश्चर्यचकित होते हैं जो लोग नहीं सुने होते हैं। तो UNDP का मतलब होता है, क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के बारे में इसको हम लोग बताते हैं। जैसे और यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक जो HDI हम बात करते हैं, ह्यूमन इंडेक्स जिसको हम लोग कहते हैं, इसके द्वारा विकसित किया गया है। तो महबूब उल हक के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक और पॉइंट दे रहा है। जैसे मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो जीवन प्रत्यक्ष शैक्षिक स्तर, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको मानव के मुख्य घटक में देखना चाहिए विकास सूचकांक में। ठीक है, जीवन प्रत्याशा सूचकांक लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स किसको कहते हैं? LEI की गणनात्मक अधिकतम वायु प्रतिशत 85 वर्ष और न्यूनतम वायु कितना होता है? 20 वर्ष ली जाती है। मानव विकास रिपोर्ट 2020 में किस देश में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे? तो वो नॉर्वे ऐसा देश है जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ठीक, नेक्स्ट की बात किया जाए। नेक्स्ट, सतत आर्थिक विकास क्या अभिप्राय है? तो सतत आर्थिक विकास जो होता है उसका अभिप्राय हम लोग वर्तमान पीढ़ी में विकास के साथ साथ भविष्य की आर्थिक विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये था आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बेसिक जानकारी, जिसे आप मात्र 7 से 8 मिनट के अंदर इसको जान चुके हैं। ठीक, तो आर्थिक समृद्धि एवं विकास के बारे में ये इतना ही था। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा।